बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग की लिखी कहानी, एक दीदी एक मैं। पिछले हफ्ते से घर में सुगबुगाहट सी है। जो पर्दे, जो खिड़कियां, जो रोशनदान महीनों से झड़े नहीं थे, अब धूप की सौंधी महक का वादा कर रहे थे। जिन कमरों ने सालों से हवा का रुख देखना बंद कर दिया था, अब तालों की जकड़ से बाहर आ गए थे। जो किताबें मेरी सोच की तरह ही डब्बों में धूल खा रही थीं, अब झाड़ पोंछ के शेल्फ में लगने को तैयार थीं। बाहर बागीचे में भी माली हफ्तों से बेतरतीब फैले हुए पौधों की छटाई कर रहा था। हमारी भाई चंदा खुश थीं कि आज बहुत दिनों बाद वो फिर से खाना बना रही थीं। जैसे बाबूराम खुश था कि आज बहुत दिनों बाद गराज से गाड़ी बाहर आई थी। लखनऊ में बने इस पुश्तैनी घर को आज कुछ कुछ सांस आ रही थी, लेकिन मेरी सांस जैसे अटकी हुई थी। मेरे सामने टेबल पर फोटो एल्बम खुली पड़ी थी। किताबें निकालते हुए डब्बे में नीचे पड़ी मिल गई थी। जिंदगी की हर पुरानी चीज की तरह मैंने उसे भी गहरे में धकेल दिया था। लेकिन घर में तमाम दिन बाद खुले कमरों की तरह ये फोटो एल्बम भी आज खुल गई थी और पहले ही पन्ने पर मम्मी, दीदी और मेरी फोटो मेरे सामने थी। दीदी ने मुझे गोद में उठा रखा है और मम्मी हंसते हुए हम दोनों को देख रही हैं। पापा ने खींची थी ये फोटो, बाहर बागीचे में ही। खिड़की से बाहर देखती हूं तो आज भी ये गुलमोहर का पेड़ वहीं खड़ा है। पेड़ आज भी वहीं है, लेकिन पापा मम्मी आज हमारे बीच नहीं हैं। दीदी और मैं तब से सिर्फ बड़े नहीं हुए, हमारे बीच के फासले भी बड़े हो गए। ये सोचते हुए मैं इस घर में बसी दीदी और मेरे बचपन की तमाम यादों में खो गई। चंदा की आवाज सुनकर मेरा ध्यान टूटा। वो पल्लू पोंछते हुए रसोई से आ रही थी। अनु, फिर गुम हो गई, जल्दी चलो। बाबूराम कह रहा है दीदी की फ्लाइट एयरपोर्ट पे आने वाली है। चंदा हमारे घर में तब से काम करती हैं जब से मैं 4 बरस की थी। सालों पहले पापा मम्मी के गुजर जाने के बाद से यह घर बंद पड़ा था, लेकिन 6 महीने हुए मैं इस घर में रहने आ गई और चंदा फिर से काम करने। मैं उन्हें क्या कहती कि मैं भी अपनी यादों से भाग जाना चाहती थी, अपने कानों में उंगलियां डाल के बैठ जाना चाहती थी। पिछले महीनों में मैंने हर तरफ से आंखें बंद कर ली थीं। इन 6 महीनों में मैंने घर का सिर्फ एक कमरा खोला था, वही जिसमें मैं बचपन में रहती थी। इन दिनों सिर्फ पर्दों से छलकती रोशनी के कम या ज्यादा होने से मुझे मालूम होता था कि सुबह है या शाम। चंदा मेरा ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन जब मैं ही अपना ख्याल रखने को तैयार नहीं थी तो वो अक्सर हार कर बैठ जाती थी। चंदा की आवाज सुनकर मैंने फोटो एल्बम बंद कर दिया और एयरपोर्ट जाने के लिए खड़ी हो गई। तभी मेरी नजर टेबल पर पड़ी ताश की गड्डी पर पड़ी। चंदा को मेरा ताश खेलने का पुराना शौक मालूम था। रोज दोपहर को मुझे घसीट लाती थी अपने साथ खेलने। चंदा, जल्दी से ये ताश उठा के रखिए, मैंने कहा तो चंदा जोर से हंस पड़ी। दीदी को ताश खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए बचपन में भी हम दोनों दीदी के आने से पहले ऐसे ही ताश छुपा दिया करते थे। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीदी के आने की सब तैयारी पूरी थी ना? मैं 15 साल की थी जब मम्मी पापा गुजर गए थे। दीदी मुझसे 13 साल बड़ी हैं। उस वक्त 28 साल की उम्र में दीदी पीएचडी पूरी करके कॉलेज में लेक्चरर हो गई थी। कुछ समय पहले मम्मी पापा उनकी शादी की बात करते थे तो मना कर देती। आई मी माई सेल्फ, ना मैं किसी को झेल सकती हूँ ना कोई मुझको। और क्यों झेले कोई किसी को लाइफ भर? ना बाबा, आखिर में हर रिश्ता कॉम्प्रोमाइज पे खत्म होता है। सब बोलकर हार गए, लेकिन दीदी नहीं मानी। मम्मी पापा के बाद से न किसी के सामने झुकी, न किसी से मदद मांगी। बस पढ़ाई और काम में खुद को झोंक दिया।
वक्त की ज़रूरत थी और उनका मकसद भी। मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद दीदी मुझे अपने साथ रहने घर ले गई थी। मैं उन्हीं के पास रहकर बड़ी हुई। कॉलेज कैंपस में ही दीदी को घर मिला हुआ था। मैंने वहीं स्कूल दोबारा शुरू कर लिया और फिर कॉलेज। दीदी भी लेक्चरर बन गई और बढ़ते बढ़ते अब डीन। तब से दीदी खड़गपुर में ही रहती हैं। 37 की हो गई हूँ, लेकिन दीदी के आने की खबर में आज भी वो ताकत है कि मैं सकपका जाती हूँ। चंदा, बाबूराम और मैं एयरपोर्ट पर खड़े दीदी की फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। खड़गपुर से आने वाली फ्लाइट आज समय से जल्दी आ रही थी। दीदी जो आ रही हैं, बाबूराम हंसकर बोला। उनके लिए तो फ्लाइट को भी जल्दी उड़ना पड़ा होगा। चंदा की ही तरह बाबूराम भी हमारे बचपन से हमारे घर ड्राइवर रहा था। सब जानते थे दीदी की आदत को। चलने में तेज, पढ़ाई में तेज, काम में तेज। जिंदगी की हर चुनौती को न सिर्फ सामने से फेस किया, बल्कि हमेशा अपने तौर पर जिया। बाबूराम की बात पर हम सब हंस पड़े। हम हंस पड़े, लेकिन हमको ही अपनी हंसी फीकी सुनाई दे रही थी। दीदी के तेज चलने के किस्से दूर दिखाई दे रहे थे। जिंदगी की एक और असलियत हमारे सामने थी, लेकिन उस चुनौती का सामना कर पाने की दीदी वाली हिम्मत हम में नहीं थी। इस बार शायद दीदी में भी नहीं। पिछले 3 महीने में दीदी के ज्यादातर दिन अस्पताल में गुजरे थे। दीदी का अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट हो गया था। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। उनके हाथ पैर जवाब दे गए थे। दीदी फिर से चल पाएंगी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता था। इसलिए हम में से वो देखने को कोई भी तैयार नहीं था जब फ्लाइट का अराइवल अनाउंस हुआ और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि दीदी एक अटेंडेंट के साथ व्हीलचेयर पर आ रही थीं। एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर में बैठी दीदी को हम पहचान कर भी पहचान नहीं पा रहे थे। शक्ल तो वही थी, लेकिन शक्ल पर फैला सन्नाटा 1000 शब्दों, 1000 आंसुओं से भी ज्यादा तकलीफ देह था। हाय दीदी कहकर मैं उनको गले लगाने आगे बढ़ी और वहीं ठिठक गई। कुछ था दीदी के चेहरे में जिसने मुझे रोक दिया। एक्सीडेंट की तकलीफ के अलावा भी कुछ, वही कुछ जो हमेशा दीदी और मेरे बीच खामोशी की एक दीवार खड़ी कर देता है, जिसे चाहकर भी मैं पार नहीं कर पाती। मैं ठिठकी और तभी बाबूराम और चंदा ने आगे बढ़कर अटेंडेंट के हाथ से व्हीलचेयर थाम ली। दीदी की शक्ल पर लगे पहरे की चिंता किए बिना दोनों दीदी से लिपट गए। अब घर आ गई हो दीदी, जल्दी से ठीक हो जाओगी, चंदा बोली। काश कि दीदी और मेरे बीच की खामोशी भी जल्दी ठीक हो जाती। लेकिन कुछ साल पहले जब रोहित ने मेरी जिंदगी में कदम रखा था, तब से फासला बढ़ता ही गया था। दीदी को कभी समझ नहीं आया कि मैंने रोहित से कैसे प्यार कर लिया। रोहित मेरे लिए एक बेलौस पतंगे की तरह थे, जिसे दुनिया और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। उनका बेफिक्र मिजाज मुझे बेहद पसंद था, लेकिन दीदी के लिए यह मिजाज सिर्फ गैर जिम्मेदारी था। मेरे कई साल तक मनाने के बावजूद जब वो नहीं मानी, तो हार कर मैंने रोहित से मंदिर में शादी कर ली थी। रोहित के साथ घर आई तो दीदी को विश्वास नहीं हुआ। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। मैंने कहा मैं मजबूर हो गई थी, लेकिन दीदी पूरे वक्त कुछ नहीं बोली। जब मैं जाने लगी तो उन्होंने बस यही कहा था कि छोटी, बहुत पछताओगी। दीदी की बात सच हो गई थी। मैं वाकई बहुत पछताई थी। जिंदगी के थपेड़ों से लड़ने के बजाय रोहित ने हथियार डाल दिए थे। न नौकरी की तलाश की, न घर की। हम हिप्पीज जैसे घूमते रहे थे। शुरू में मुझे बहुत मजा आया, न कोई बंधन, न फिक्र। लेकिन कुछ समय बाद मुझे घर चाहिए था, बच्चे चाहिए थे। मैंने कहा तो रोहित ने कहा कि मैं बदल गई थी। मैं वो लड़की नहीं रही थी जिसके अल्हड़पन से उन्होंने प्यार किया था। मैं रोहित को समझाती रही, लेकिन वो मुझसे दूर होते गए। और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे तलाक चाहिए। मैं टूट गई थी। कागजात पर साइन करते ही लखनऊ आ गई थी, लेकिन उससे पहले दीदी के पास खड़गपुर गई थी घर की चाबी लेने। उन्होंने सब सुना और बिना कुछ बोले चाबी मुझको दे दी। दीदी के बिना कुछ बोले भी उनकी हर नजर बहुत कुछ कह रही थी। हम दोनों के बीच की दूरी इतनी बढ़ गई थी कि शब्द जैसे गुम हो गए थे।
खड़गपुर में घर की चाबी मुझको देते वक्त दीदी अगर हाथ बढ़ाती तो शायद मैं उनके घुटने पर सर रखकर रो लेती, लेकिन न उन्होंने हाथ बढ़ाया न मैं रोई। लखनऊ में घर पहुंचने के बाद ही मैंने हाथ में थामा बैग और आंखों में थामे आंसू दोनों ही बिखर जाने दिए थे। दीदी ने भी न फोन किया न खबर ली। बस 3 महीने पहले एक फोन आया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। उसी रात मैं खड़गपुर पहुंच गई थी। दीदी को आईसीयू में देखना जैसे किसी बुरे सपने को दोबारा जी लेना था। मम्मी पापा को ऐसे ही देखा था और दीदी को तो मैं कभी असहाय सोच भी नहीं सकती थी। आने वाले दिन जहां मेरे लिए मुश्किल थे वहां दीदी के लिए असंभव। दीदी हमेशा कहती थी कि अगर कभी ऐसा वक्त आया जब वो किसी और पर निर्भर हों तो उससे पहले वो दम तोड़ देना चाहेंगी। दीदी हमेशा से रिश्तों से दूर थीं। जब मैं गर्मी की छुट्टियों में रात को बागीचे में जाकर जुगनू पकड़ने की जिद करती तो दीदी मेरे साथ जाने से मना कर देती थीं और अपना दरवाजा बंद करके पढ़ती रहती। धीरे धीरे ये दरवाजे सिर्फ कमरे के नहीं थे। दीदी की हर चीज जैसे किसी दरवाजे के पीछे थी। जितना दीदी दरवाजों में बंद थीं, उतना मैं हर दरवाजा खोलकर जीना चाहती थी। हर चीज में मैं रोमांस ढूंढती थी। किताबों में, चाय के कप में, सुबह की रोशनी में, शाम के धुंधलके में, रात के चांद तारों में। मेरे लिए हर लम्हा किसी एडवेंचर से कम नहीं था और मुझे तलाश थी परफेक्ट प्यार की। यहीं दीदी और मैं पास होकर भी दूर हो जाते थे। दीदी को मेरे जिंदगी जीने का ढंग समझ नहीं आता था और मुझे उनका। उन्हें लगता था कि खुद के लिए जीना ही जिंदगी है और मेरे लिए किसी का साथ होना ही जिंदगी था। लेकिन आज जिंदगी ने दोनों के ही नजरिए टूटे हुए आईनों की तरह सामने लाकर रख दिए थे। हम दोनों ही अपनी जिंदगी में और खुद से किए हजारों सवालों में उलझे थे। स्टेशन से घर तक के रास्ते में बाबूराम और चंदा दीदी को पुरानी यादें दिलाकर हंसाने की कोशिश करते रहे। दीदी, आपको कल्लू पंसारी की दुकान याद है? मुझसे कितनी इमली मंगवाते थे आप दोनों। चंदा हंस रही थी, लेकिन दीदी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट भी होठों पर फैलने से पहले ही दम तोड़ देती थी। इतने सालों बाद घर आकर भी दीदी के चेहरे पर कोई रंग नहीं दिख रहा था। हमने धीरे धीरे दीदी को गाड़ी से उतारा। उनके हाथ पैर कुम्हलाए हुए व्हील चेयर में अटके थे। हम दरवाजे से होते हुए दीदी को गेस्ट रूम के दरवाजे पर लाए तो दीदी ने हैरत से देखा। यहाँ अब मेहमान हो गई हूँ मैं? अरे नहीं दीदी, ऊपर वाले आपके कमरे में ले जाने में आपको दिक्कत होगी ना। ठीक हो जाइए, फिर अपने कमरे में चलिएगा। कहते हुए चंदा दीदी की व्हीलचेयर अंदर ले गई। मैं भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो ही रही थी कि तभी दीदी की उदास आवाज सुनाई दी, दरवाजा बंद कर दे चंदा। मैं ठिठक गई। शायद दरवाजा मेरे लिए अब भी बंद था। दीदी को आए कुछ दिन हो चले थे। उनका रूटीन सेट हो गया था। चंदा अब और सुबह आने लगी थी। आते ही दीदी को नहलाना, उन्हें तैयार करना, उन्हें घुमाना। दीदी की फिजियोथेरेपिस्ट, दीदी की डाइटिशियन, दीदी की थेरेपिस्ट सब दीदी के पुर्जों को चलाने में लगे थे, लेकिन कुछ दरवाजे जैसे खुलते ही नहीं थे। सामने होकर भी जैसे इतने लोगों में घिरी दीदी कहीं गुम हो गई थी। बस एक शरीर था जो बाहर जितना टूटा था उससे ज्यादा अंदर, और उधर मैं जो बाहर तो साबुत थी लेकिन अंदर का बिखराव क्या मालूम कितना था, मुझे भी पता नहीं। बस हर सुबह शाम होने का इंतजार करती थी और हर शाम रात का और हर रात फिर सुबह का। दीदी और मैं एक ही घर में ऊपर नीचे, लेकिन जैसे दोनों मंजिलों को जोड़ने वाली सीढ़ी गायब थी। बस चंदा की आवाज ही वो सीढ़ी थी। छोटी दीदी नीचे आ जाओ, नाश्ता लगा रही हूँ। छोटी दीदी खाना लग गया है, जल्दी आ जाओ। और मैं डाइनिंग टेबल के कोने पर ध्यान देकर बैठ जाती कि दीदी की व्हीलचेयर आते जाते में टकरा न जाए। दीदी आकर दूसरे कोने में बैठती। हम दोनों चुपचाप खाना खाते, अपने अपने दर्द से ऊपर उठकर एक दूसरे से पूछते कि दिन कैसा था। दीदी मुझसे पूछती कि क्या मैंने दोबारा लिखना शुरू किया, और मैं झूठ कह देती कि हाँ। मैं दीदी से पूछती कि क्या आज फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको कुछ चलवाया, और वो झूठ कह देती कि हाँ। और ऐसे ही हम दोनों अपने अपने कमरों की ओर मुड़ जाते।
उस दिन भी शायद वही होता, लेकिन उस दिन चंदा नहीं आई। बाबूराम आया तो बताया कि चंदा को बहुत तेज बुखार हो गया था। जब भी कभी चंदा नहीं आई तो मैं बाबूराम से नाश्ता मंगवा लेती थी। हमेशा की तरह आज भी उसको पैसे देकर मुड़ी तो दीदी के कमरे की तरफ ध्यान गया। ठिठकते हुए कदमों से मैं दीदी के कमरे के बाहर थी। नॉक किया तो दीदी की भर्राई हुई आवाज़ आई, आजा चंदा, आज इतनी लेट कैसे आई है? नहीं दीदी, आज चंदा नहीं आई, मैंने कमरे में घुसते हुए कहा। अच्छा, कहकर दीदी ने आंखें बंद कर ली। पर्दे हटाकर मैं मुड़ी तो मेरी नज़र डॉक्टरों के बख्तरबंद से कसे दीदी के बेजान शरीर पर पड़ी। मैं बुत बनी वहीं खड़ी रह गई। दीदी के चेहरे पर दर्द की शिकन थी। अचानक उन्होंने आंखें खोली तो मुझे उन पर नज़रें गड़ाए हुए पाया। देख लिया दीदी का तमाशा? दीदी की आवाज़ कड़वाहट से भरी थी जो मुझे अंदर तक झकझोर गई। कुछ बोलने के बजाय मैं खुद को वहां से उठा ही रही थी कि दीदी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, आई एम सॉरी। मैंने पलट कर देखा तो दीदी की आंखें आंसुओं से नम थीं। उनके कांपते हुए, खुद ही अपने आंसू पोंछते हुए हाथ अपनी ही कहानी कह रहे थे। मैं दीदी को ऐसे बिखरा हुआ देखने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। दीदी की आंखों में सख्ती नहीं, आंसू थे। होठों पर मेरी किसी बात पर नाराजगी नहीं, खुद की बात पर अफसोस था। मैं आगे बढ़कर दीदी के हाथों को अपने हाथों में लेना चाहती थी, उनकी आंखें पोंछ देना चाहती थी। आज मैं हमेशा की तरह रुकना नहीं चाहती थी। मैंने सालों का फासला उस एक पल में तय कर लिया और दीदी के हाथों को थाम लिया। लेकिन दीदी चुप होने के बजाय अब जार जार रो रही थीं। जैसे सालों का ओढ़ा सुपरमैन का चोगा अब भारी होकर नीचे गिर गया था और उस चोगे के पीछे सालों से छुपी दीदी मेरे सामने थीं। दीदी को रोता देखकर मेरी भी आंखें भर आईं। आज मैं भी अकेले नहीं, उनके सामने, उनके साथ रो लेना चाहती थी। आज मैं दीदी के घुटने पर सर रख लेना चाहती थी। मैं कुर्सी से उतरकर कब दीदी के बिस्तर के पास नीचे बैठ गई मुझे पता ही नहीं चला। दीदी ने भी कब मेरे कंधे पर हाथ रख दिया शायद उन्हें भी पता नहीं चला। कुछ देर सिर्फ हमारी सिसकियां कमरे में गूंजती रहीं। आज सिर्फ हमारे आंसू एक दूसरे से बतियाते रहे। थोड़ी देर बाद दीदी बोली, सबको हक है अपनी जिंदगी जीने का और अपनी गलतियां खुद करने का। तुझे भी था, अभी भी है। मुझे लगता था जिंदगी बस एक ही तरह जी जानी चाहिए, जिसमें सरप्राइजेस ना हो, रिस्क ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो। लेकिन गाड़ी के एयरबैग्स के बाद भी जिंदगी इंश्योरेंस के डिविडेंड की तरह सिंपल नहीं है। मैं कभी गलत नहीं होना चाहती थी, पर मुझे तुझसे रश्क भी होता था। कितनी आसानी से तू गलतियां कर लेती थी, कितना हंस के जी लेती थी। पर दीदी वही हंसना, वही आसानी, वही गलतियां, वो अब अफसोस देती है मुझको। दीदी मेरी तरफ एकटक देख रही थी। लगता है दीदी इतनी बेवकूफ मैं कैसे हूं, कभी क्यों नहीं समझा, आंखें क्यों नहीं खोली, आपकी तरह समझदारी से जीना क्यों नहीं सीखा। पहले इतना खुलकर जी लिया कि अब बंद कमरे से भी बाहर झांकने का मन नहीं करता। कहते कहते मैं चुप हो गई। आज पहली बार मैं उनकी आंखों में देख पा रही थी। दीदी बोली, तुझे याद है मम्मी क्या कहती थी कि जब मेरी दोनों बेटियां बाहर जाती हैं तो मैं बहुत तसल्ली में रहती हूं। मेरी बड़ी बेटी देख लेगी कि रास्ता ध्यान से पार हो जाए और मेरी छोटी बेटी रास्ते में लगे सारे फूल चुन लाएगी। जो एक बहन नहीं देखती वो दूसरी उसको दिखा देती है। दीदी ने कहा तो मेरी आंखों के सामने ड्राइंग रूम में बैठी मम्मी का मंजर घूम गया। फूल नहीं दीदी, जुगनू। मैं जुगनू लाती थी ना बॉटल में, आप भूल गई? मैंने आंसू बहाते बहाते हंस कर कहा, हाँ जुगनू। दीदी भी हंसी। गर्मी की छुट्टियों की सारी रातें बागीचे में और सारी दोपहर ताश खेलते। दीदी बोली तो मैं सकपका गई।
तभी उन्होंने तपाक से पूछा, तू अभी भी ताश खेलती है क्या? मैंने हाँ में सर हिलाया तो दीदी अचानक शरारती हो गई। नाश्ते के बाद खेलें क्या? मैं हैरानी से उनको देखती रह गई। आज सुबह सिर्फ दीदी के कमरे का दरवाजा नहीं, कोई और दरवाजा भी खुल गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।